बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन के हवाले से। सरफेस टेंशन क्या होती है कि ये आपके पास जो फिगर नजर आ रही है इसमें ये लिक्विड की बॉडी है। इसमें जो मालिक्यूल लिक्विड की इंटीरियर में होते हैं, अंदर होते हैं, वो चारों तरफ से फोर्स अट्रैक्शन को मिल रही होती है। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेफ्ट राइट और डाउन की अट्रैक्शंस तो मिल रही हैं, अप उनका खाली होता है। तो डाउन की तरफ जो अट्रैक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए, चूंकि ऊपर फोर्स अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की आपस में, जिसे हम कोहेसिव फोर्सेस भी कहते हैं, वो स्ट्रांग होंगी, उतना ये मॉलिक्यूल अंदर की तरफ खिंच जाएंगे, जिसकी वजह से ये सरफेस जो है वो बिल्कुल जैसे अभी आपको स्टेट में नजर आ रही है, ये नहीं रहती बल्कि ये अंदर की तरफ झुक जाती है और एक कर्व की शक्ल बन जाता है। ठीक हो। इस फिनोमिना को, ये जो अंदर की तरफ उसका झुकाव हुआ है जिसकी वजह से इसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ये इसकी शक्ल जो है ना, ये आपको नजर आ रही होगी, ये जैसे कर्व से नजर आ रहा है। तो ये अंदर की तरफ पुल की वजह से इस तरह कर्व सा बन जाता है। तो ये पुल क्यों वो जो कर्व है वो उसकी वजह क्या है कि ये इनवर्ड पुल है, और इस इनवर्ड पुल को हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन का। अच्छा, एक वर्ड अभी अभी ऊपर आएगा तो मैं यही उसको बताता जाता हूँ कि ये अब देखा ना, ये जब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में होगी तो जो सरफेस एरिया अगर आप काउंट करें या सरफेस की लेंथ काउंट करें, वो जो भी हो, लेकिन जब ये कर्व की शक्ल में चली जाएगी तो अब लेंथ जो लंबाई है वो सरफेस की ज्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट जरा समझने वाला है कि स्ट्रेट में सीधी सीधी लाइन जाए तो हम कहते हैं कि सरफेस की लेंथ जो है वो छोटी है, लेकिन जब कर्व बन जाएगा तो चूंकि ज्यादा डिस्टेंस से होके आप सरफेस की लेंथ जो लंबाई है वो थोड़ी बढ़ जाती है कर्व की वजह से। तो यही इसकी डेफिनेशन में हम यही पॉइंट बोलते हैं, जैसे ये दो तरह से डेफिनेशन लिखी हुई हैं कि अगर हम वर्क की शक्ल में बोलें यानी जूल पर मीटर स्क्वायर यूनिट लें तो हम कहते हैं जूल वर्क इन जूल। जूल में जो वर्क है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब कर्व बनेगा तो सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा, और यूनिट इंक्रीज का मतलब ये है कि पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का अगर मैंने इजाफा करना है लेंथ में, तो जितने जूल का मुझे वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसको हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन। या दूसरा ये है फोर्स इन न्यूटन, के इसे यूनिट लिखा न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये कि न्यूटन के अंदर वो फोर्स जो आपको लगानी पड़ी है सरफेस ऑफ द लिक्विड एट राइट एंगल, मतलब 90 के एंगल पे, ये ना कि जब नीचे इनवर्ड पुल होगा तो ये 90 के एंगल पे सरफेस के ऊपर फोर्स लग रही होगी। उससे क्या होगा, 1 मीटर इन लेंथ, कि वो जो आपका वो लंबाई है पूरी उसकी सरफेस की वो 1 मीटर है, उस वक्त उसके 90 के राइट एंगल पे इनवर्ड अंदर की तरफ जो पुल लग रही है, उस पुल उस फोर्स को हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर भी बन जाता है और न्यूटन पर मीटर भी बन जाता है। इसके अलावा छोटे यूनिट भी हैं, जैसे ये डायन पर सेंटीमीटर हो गया, ये इसी तरह न्यूटन पर मीटर की तरह है, और जूल पर मीटर स्क्वायर की तरह ये अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जूल जो है वो आपको पता है 10 की पावर 7 अर्ग्स के बराबर होता है, तो उस वजह से उससे वो कन्वर्ट किया हुआ। अच्छा, उसके बाद है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है कि यही जो देखे ना, ये जब आप इसको इनवर्ड पुल करेंगे तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई पे, अगर ये पुल खत्म कर दी जाए तो ये वापस अपनी पुरानी शक्ल में सीधा स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, तो स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो आपने फोर्स लगा के उसमें एनर्जी स्टोर कर दी है, और जब आप छोड़ते हैं तो वो वापस आता है अपनी और नॉर्मल हालत की तरफ उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके। तो ये वही बात कर रहा है कि सरफेस एनर्जी से मुराद कि जब वो इनवर्ड पुल है जो उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में है, तो हम अब वो अंदर देखना चाह रहे हैं कि कितनी है वो जो इनवर्ड पुल है, उसकी पावर कितनी है, वो जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर करेगी उसे हम नाम देते हैं सरफेस एनर्जी का। वो जो इनवर्ड पुल उसके अंदर एनर्जी स्टोर करके, उसके लिए उसने एग्जांपल दी है ये समझाने के लिए कि ये सपोज करें कि फिल्म है जिसकी ये सरफेस है जिसे एल से शो किया गया। अब ए और बी जो आपके सामने लिए उसकी सरफेस है, इसको हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं फोर्स लगा के। अच्छा, अब इसके इनवर्ड अंदर की तरफ इसको एक पुल लग रही है जो लिक्विड्स की ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी उनकी वजह से अंदर की तरफ उसको खींच रहे हैं। उसकी खींचने की वजह से ये लाइन सीधी नहीं रहेगी बल्कि ऐसे
कर्व की शक्ल में, ऐसे ए से बी की तरफ जाते हुए वो कर्व बन जाना चाहिए, सीधा नहीं रहना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं उसको ऊपर, और इस वक्त हम उसको फोर्स लगा के यहाँ ए बी जो पॉइंट है यहाँ से हटा के यहाँ एक्स वाई पॉइंट तक, लाइन तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने डी एक्स फासला उसका कवर करवा रहे हैं। इसको लगाने के लिए आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो जो इसकी इनवर्ड सरफेस टेंशन की वजह से पुल बनी हुई है, फोर्स बनी हुई है, उसके अपोजिट में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ये बनती है, ये हाथ से मैंने लिखा हुआ है कि फोर्स जो आप लगाएंगे, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी लंबाई के, ज़ाहिर बात जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा, उनको इनवर्ड पुल भी ज्यादा फील होगी, तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी इसको इधर खींचने के लिए। दूसरा, फोर्स जो है वो सरफेस टेंशन गैमा, ये गैमा जो है ये सरफेस टेंशन का सिंबल है, तो सरफेस टेंशन पे भी वो फोर्स डिपेंड कर रही है। जितनी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी उतनी आपको फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी इसको यहां तक लाने के लिए। तो फोर्स इन दोनों को इकट्ठा कर लें अगर आप, तो फोर्स जो है वो लेंथ और गैमा दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलें तो टू हम लेके आते हैं एज अ कांस्टेंट। ये आपको पता है वो प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में बदलते हैं तो कांस्टेंट किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ जो कांस्टेंट है वो टू है। ठीक हो गए। तो गैमा अगर आप यहाँ से निकाल लें तो वो एफ ओवर टू एल के बराबर बन जाता है। अच्छा, अब हम जो वर्क एनर्जी तो है वो आपको पता है जूल होते हैं ना, वर्क करने के लिए जो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी वही उसकी सरफेस एनर्जी बन जाएगी। तो वो जो वर्क है वो बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स तो एफ होगी और डिस्टेंस हम जो है वो डी एक्स, ये आपके पास डी एक्स था जो हम मूव करवा रहे थे, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब फोर्स तो हमने अभी यहाँ फोर्स निकाला वो बराबर है टू गैमा एल के, तो वो टू गैमा एल उसकी जगह आ गया, डी एक्स साथ वैसे ही है। और फिर हमने इसको बदला है, ये एल जो है वो लंबाई है और डी एक्स उसकी चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करे तो एरिया निकल आएगा, डी ए एरिया आ जाएगा। ये जो स्मॉल एरिया ये वाले बॉक्स वाला जहाँ जिसके अंदर उसको हमने मूव करके आए हैं, तो वो डी ए बन जाएगा टू गैमा डी ए। तो इस फार्मूले से हम वर्क यानी एनर्जी निकाल सकते हैं जो कि सरफेस एनर्जी कहलाती है, कि उसकी सरफेस में एनर्जी स्टोर कितनी होती है। तो वो डिपेंड करता है गैमा उसका कितना है, लेंथ उसकी सरफेस की लेंथ कितनी है। ठीक हो गया। और डी एक्स वो डिस्टेंस है जहां तक उसने सरफेस टेंशन ने मूव किया हुआ। तो इस तरह हम वो जो वर्क निकलेगा ये बिल्कुल आप इस ये तो हम समझाने के लिए हम अपनी तरफ से लगा रहे थे ना कि फोर्स लगा रहा हूँ इसको ए बी से एक्स वाई तक ला रहा हूँ तो कितनी फोर्स, ये तो हम अपने समझने के लिए फार्मूला। असल तो यही है कि उस लिक्विड ने इनवर्ड खींच लिया है और ये स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व बन चुका है। अब कर्व बनने की वजह से खिंचाव उसे फील हो रहा है अंदर की तरफ ना, और अगर ये खिंचाव खत्म कर दिया जाए तो ये भाग के वापस, लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि अपने लेवल को बराबर रखता है, तो ये वापस इसी तरह स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो वो जो ये बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है जो कि इसे जो सरफेस टेंशन नहीं आने दे रही, उसमें उस वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है, उससे हम नाम देते हैं सरफेस एनर्जी का, और वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लिखते हैं कि गैमा जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना आप टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि अभी आपको समझ आ गई होगी कि सरफेस टेंशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रही है। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी उसकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी, अंदर की तरफ खिंचाव भी ज्यादा होगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा हो जाती है, उनकी आपस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो कमजोर पड़ जाएंगी, तो गैमा की वैल्यू भी कमजोर हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैमा की वैल्यू कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या उसमें आप एक तो रिलेशन बता देंगे, उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, फिर आप कहेंगे मैथमेटिकली भी हमारे पास एक इसका रिलेशनशिप है इस शक्ल में कि गैमा एम ओवर डी मास ओवर डेंसिटी, ये वॉल्यूम है असल में ना, तो उसको मास ओवर डेंसिटी किया हुआ है। वॉल्यूम अगर आप देखें ना, वॉल्यूम अगर मैं इसको लूं तो इधर गैमा के साथ है, इस दूसरी साइड पे आएगा तो ओवर नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो गैमा और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल तो दूर दूर हो जाएंगे, तो उनके दरमियान फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कमजोर पड़ जाती हैं। सरफेस टेंशन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। बाकी डेंसिटी के रिलेशन, मास का तो कोई रिलेशन नहीं बनता क्योंकि मास तो एक फिक्स क्वांटिटी होती है, इसको आप स्किप कर दें।
बाकी गैमा और डेंसिटी का आप देख सकते हैं कि जितनी डेंसिटी आप ज्यादा करेंगे उतनी उसके मालिक्यूल्स की तादाद वहां पे ज्यादा आएगी और दरमियान में इंटर मालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, तो गैमा की वैल्यू भी स्ट्रांग होगी। और टी टी की हम अभी बात कर चुके हैं, वो गैमा के इनवर्सली है, और इस फार्मूले में भी आपको टी यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, ये माइनस टी है ना, इस वजह से आप वैसे तो गैमा और टी आमने सामने लग रहा है जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन माइनस का मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे देखो ना, जैसे जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर को, तो ये टी सी जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका, तो टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टी सी माइनस टी की जो डी माइनस होने के बाद आंसर निकलेगा वो छोटा होता जाएगा। उस छोटा होने का मतलब ये कि गैमा की वैल्यू भी छोटी होती जाएगी, तो टी के बढ़ने से गैमा छोटा होता जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। और अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही खड़े हो जाएं, यानी टी टी सी के बराबर ही हो, तो फिर तो ये जीरो हो जाएगा, तो आप कहेंगे उस वक्त सरफेस टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि टी सी हम कहते हैं ना वो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर जहां तक आप एक लिक्विड जो गैस है उसको लिक्विफाई कर सकते हैं उस टेम्परेचर पे। उसके बाद आप हाई टेम्परेचर पे अगर खड़े हो तो आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही खड़े हैं, तो आप इतने हाई टेम्परेचर पे खड़े हैं कि इनकी फोर्सेस इतनी, वो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो चुकी है कि अब वो आपस में सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी नहीं रख पा रहे। उसके बाद इसने एग्जांपल दी है सरफेस टेंशन में ऑफ मोल्टन मेटल्स में। मेटल्स का तो आपको पता है ना कि उसमें वो मेटालिक बॉन्ड होता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी रखता है अपनी पॉजिटिव चार्ज उसके दरमियान। मेटेलिक मेटल्स में तो मेटेलिक बॉन्ड हो गया, और मेटेलिक बॉन्ड आपको पता है पॉजिटिव चार्ज वाला एटम होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं उनके दरमियान फोर्स हो गई। और जो मोल्टन साल्ट्स हैं, आयनिक साल्ट्स हैं, तो उसमें तो आयंस होते हैं, तो आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो जिस वजह से वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन में हम देखते हैं डेली लाइफ में कि जो बबल्स बनते हैं, लिक्विड के बबल्स क्यों बन रहे हैं कि अंदर हवा ट्रैप होगी और जो बाहर लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से वो छोड़ नहीं रहे, जिसकी वजह से वो अंदर एयर जो है वो बाहर निकल नहीं पा रही, लेकिन डेंसिटी कम होने की वजह से राइज हुआ जा रहा है, और ऊपर जो हल्की सी लिक्विड की फिल्म बनी पड़ी है, पतली सी तह बनी हुई है, वो भी उसको भी अपने साथ लेती जा रही है, तो इससे बबल्स जो बन जाते हैं। इसी तरह रेन ड्रॉप जो है, बारिश जो आती है ऊपर से गिरती है, तो वो भी इसी वजह से आपके जो ड्रॉप्स होते हैं वो राउंड शेप में ही होते हैं, जो वो नीचे फॉल कर, ग्रेविटी की वजह से तो फॉल नीचे करते हैं ना, लेकिन जब वो उसमें मूव करके आ रहे होते हैं तो लिक्विड के मालिक्यूल्स, अब ड्रॉप बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन हवा वगैरह की फ्रिक्शन की वजह से वो छोटे छोटे ही में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो छोटे छोटे जो आपके आ रहे हैं बबल्स आ रहे हैं उसके, तो वो आपकी उस सरफेस में से, यानी वो मूव जो नीचे गिर रहे हैं हवा में, तो हवा की फ्रिक्शन वगैरह की वजह से, और दूसरा उनकी आपस के लिक्विड के मालिक्यूल्स की इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो राउंड शेप इख्तियार कर लेते हैं, तो इसलिए वो उनके जो ड्रॉप्स हैं वो भी इसी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की मरहून मिन्नत हो गया। राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर का राइज होना, जैसे ये आपको नजर आ रहा है एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत छोटा हो, इसको लिक्विड के अंदर आप डिप करें, तो ये एरोज आपको बड़े बड़े जो सरफेस पे नजर आ रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि बाहर से हवा का प्रेशर है, दूसरा इनकी इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ इस लिक्विड को एक पुल मिल रही है, उस पुल की वजह से ये लिक्विड फिर यहाँ पे इस कैपिलरी के अंदर राइज होना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही इसके ऊपर ये राइज होना शुरू होता है, लेकिन ये कब तक होगा, क्योंकि ये इस सरफेस के लेवल से ऊपर जो लिक्विड का लेवल है वो अपना एक प्रेशर लगा रहा है, तो वो प्रेशर और उधर से जो हवा का प्रेशर और सरफेस टेंशन वाला, ये दोनों प्रेशर जिस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएंगे, वहां पे कैपिलरी के अंदर ये लिक्विड राइज होता होता वहां पे जाके रुक जाएगा, उसके बाद फिर और ऊपर राइज नहीं होगा। फिर है मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स इन पोरस मटेरियल लाइक ब्लॉटिंग पेपर और सॉइल वगैरह के अंदर, या पेपर क्रोमेटोग्राफी की टर्म आपने पढ़ी हुई है प्रैक्टिकल वगैरह भी इसके, तो उस क्रोमेटोग्राफी के अंदर पेपर के अंदर से लिक्विड्स के मालिक्यूल्स हैं वो भी कैपिलरी एक्शन पे चल रहे होते हैं ना, कि हम समझते हैं कि फिल्टर पेपर में स्मॉल होल्स हैं जिसके अंदर से वो कैपिलरी एक्शन की बेस पे वो राइज हो रहे होते हैं।
और राइज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द टॉप ऑफ द ट्रीज, के दरख्त के टॉप तक जो वाटर नीचे से उसकी रूट्स के थ्रू आ रहा होता है, वो जाइलम और फ्लोएम मेरे ख्याल से होते हैं, जो मुंह इनको लेके आ रहे होते हैं ऊपर ना मटेरियल को, कहते हैं उसके अंदर जो इसका राइजिंग है वाटर की, वो भी अ, इसके जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस की वजह से ही ऊपर की तरफ राइज हो रहा होता है। वैसे तो आपने बायो में पढ़ा होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है कि बाहर कंसंट्रेशन और सेल वॉल्स के थ्रू वो अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं और फिर पूरे ऊपर ट्रीज में की जो है ना स्टेम वगैरह में राइज कर जाते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन था, रीजन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, वो मैंने आपको बता दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही अंदर की तरफ जो पुल है उसको बैलेंस करने के लिए ये कैपिलरी में ये लिक्विड राइज कर जाता है। और कब तक करेगा? जब तक ये ऊपर इस सरफेस से ऊपर ऊपर जो लिक्विड का लेवल है उसका प्रेशर और बाहर वाला ये बैलेंस हो जाते हैं, तो वहां पे ये रुक जाता है। इसमें एक द टाइप्स ने कि वेटिंग लिक्विड, और एक इसकी अपोजिट होती है नॉन वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड उसे कहते हैं कि जिनमें एडहेसिव फोर्सेस, एक एडहेसिव फोर्सेस ये लिखा हुआ अंडरलाइन भी किया हो, और एक दूसरी लाइन पे लिखा कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस तो होती है ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन उस सरफेस के साथ जिसके अंदर वो मौजूद है। जैसे गिलास के अंदर पानी लिया हुआ है, तो गिलास के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्शन है ये एडहेसिव फोर्सेस कहलाती है। और कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं मॉलिक्यूल्स की आपस में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्स अट्रैक्शन है वो कोहेसिव कहलाती है। तो कहते हैं जो वेटिंग लिक्विड होते हैं जो इस तरह कैपिलरी में इस तरह राइज हो रहे होते हैं, तो ये साइडों से जो ऊपर उठे हुए हैं उसकी रीजन भी यही है कि इनकी इस दीवारों के साथ फोर्स अट्रैक्शन है, एडहेसिव फोर्सेज हैं, जिसकी वजह से ये उधर दीवारों के साथ चिपटा हुआ है। लेकिन अंदर से इनवर्ड पुल जो है सरफेस टेंशन की, उसने इसको अंदर की तरफ एक कर्व दिया हुआ है, खींचा हुआ है, लेकिन ये अपनी दीवारों को छोड़ नहीं रहा। एडहेसिव फोर्सेज इसमें काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह कर्व की शक्ल में आ जाता है। तो इन ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं वेटिंग लिक्विड्स। एक इसकी अपोजिट होती है जिसे हम नॉन वेटिंग लिक्विड्स कहते हैं, वो यहाँ कांटेक्ट एंगल पे दोनों में फर्क आ जाएगा। कि जैसे ये एक लिक्विड है, ये नीचे इसमें इसने लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मेनिस्कस फॉर राइजिंग लिक्विड लाइक वाटर। ये बात वो कर रहा है वेटिंग लिक्विड्स की, कि जिनमें कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, तो इसमें ये कर्व नीचे की तरफ बना हुआ है होता है, इनवर्ड इनवर्ड यानी कर्व जो है वो नीचे की तरफ ऐसे बना हुआ। और ये उसने उसी उसी को ये शॉर्ट करके दिखाया, ये जो वाल कैपिलरी ट्यूब की दीवार है उसके साथ ये कर्व जा रहा है जो, और इसका अगर आप एंगल लें तो ये जो एंगल थीटा दीवार और उसके सरफेस जो है उसकी लाइन की स्ट्रेट लाइन एक ली जाए, तो ये जो एंगल है इसे कंटेक्ट एंगल कहते हैं। तो कंटेक्ट एंगल वेटिंग लिक्विड्स के अंदर लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से छोटा बनता है। जो वेटिंग लिक्विड्स हैं वो कौन से हैं? जिनमें कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से वो दीवारों के साथ ऐसे ऊपर की तरफ राइज होने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनका कंटेक्ट एंगल जो है वो 90 से छोटा बनता है। और जो दूसरे हैं जैसे ये वाला, ये इसका आप कर्व देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये दीवारों के साथ चिपकना नहीं चाह रहा, अंदर की तरफ जो मरकरी है, ये मरकरी की एग्जांपल है, उसकी अंदर की तरफ वो आपस में उनकी कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है और एडहेसिव फोर्सेस इनकी वीक है, जिसकी वजह से ये ऐसा कर्व बना रहे। इस कर्व को नाम देते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस का, और वो जो इनवर्ड होता है उसको नाम देते हैं कनकेव मेनिस्कस का। ये कनकेव मिरर आपने नाम सुने होंगे, कनकेव और कन्वेक्स वाले जो मिरर है ना, तो ये कनकेव जो होता है मिरर होता है उसका इसी तरह होता है कि उसकी बाहर से अगर आप उसकी दोनों साइडें देखें तो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको और जो कन्वेक्स आपका है लेंस, ये लेंस की बात कर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस जो, तो कन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें वो बाहर की तरफ, तो सरफेस उसकी दोनों सरफेस बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई होती हैं, तो उस वजह से उसको कन्वेक्स मेनिस्कस इस रिजेम्बलेंस की वजह से नाम दे रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी है नॉन वेटिंग लिक्विड्स की, इसमें अगर आप कंटेक्ट एंगल लेंगे तो आप ज़ाहिर बात ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो आप एंगल तो नीचे से ही लेना है, तो वो आपका आप जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा बनता है। तो ये प्रॉपर्टी है नॉन वेटिंग लिक्विड्स की कि जिनमें कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है एडहेसिव फोर्सेस की निस्बत से,
जिसकी वजह से उनका कंटेक्ट एंगल भी ग्रेटर देन 90 बनता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वेटिंग और नॉन वेटिंग में डिफरेंशिएट करें, तो उसमें हम ये दो प्रॉपर्टीज बता देते हैं। फिर क्वेश्चन है इंटरफेशियल टेंशन का। इंटर दरमियान को कहते हैं और फेशियल फेसिस को कहते हैं। तो वहां से इंटरफेशियल टेंशन मतलब दो लिक्विड्स हों, जैसे ऑयल और वाटर है। तो ऑयल पानी में हल नहीं होता, आपको पता है ऑयल अपनी लेयर अलग बनाता है, पानी अपनी लेयर अलग बनाता है। लेकिन अब जहां पे ये दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं तो वहां पे एक टेंशन है। टेंशन क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो बार बार आके टकरा रहे हैं वहां पे, लेकिन आगे ऑयल के मॉलिक्यूल्स उनको घुसने नहीं दे रहे। इसी तरह ऑयल के मॉलिक्यूल्स आके इधर टकरा रहे हैं वाटर के सरफेस के साथ, और वाटर के मॉलिक्यूल्स उनको अपने अंदर एंटर नहीं होने दे रहे। तो एक टेंशन एक क्रिएट हुई हुई है दोनों सरफेसेस पे ना, जहां इसे कहते हैं इंटरफेशियल टेंशन, दोनों फेसेस के दरमियान है। और यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू जो है ना वो ज्यादातर दोनों लिक्विड्स की अलग अलग जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यूज के इन बिटवीन दरमियान में ही होती है। और सम टाइम जो है वो दोनों से कम हो जाती है, लेकिन ज्यादातर दोनों के मिड में ही आ रही होती है। वजह उसकी क्या है? कहता वजह उसकी ये है कि इंटरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरफेशियल लिक्विड बन जाती है। ये पॉइंट अट्रैक्शन वाली बात जो है ना वो फिट आती है जब आप पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स पे बात करते हैं, कुछ ना कुछ वो हल हो रहे होते हैं, ज्यादातर वो हल नहीं हो पा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव का वर्ड इसलिए बोला जाता है कि जैसे ग्रीस है ना, तो ग्रीस आपको पता पानी में हल नहीं होती। तो हम उस पर इस अगर इस एक तो इस वे में देखते हैं ना कि ग्रीस नॉन पोलर है, पानी पोलर है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो पानी उसको हल नहीं करता। एक अंदाज तो ये हो गया इस चीज को देखने का। दूसरा ये आप कर सकते हैं कि सर वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो सरफेस की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, उनकी जो सरफेस टेंशन है वो इतनी ज्यादा है कि ग्रीस के मॉलिक्यूल्स को वो घुसने नहीं दे रहे। ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें डाल देते हैं सोप। सोप आके क्या करता है कि उसके दो पार्ट हैं, एक हिस्सा पोलर है एक नॉन पोलर है। वो अपनी पोलर साइड को वाटर में ऐड कर लेता है, हल करवा लेता है। नॉन पोलर जो है उसको वो बाहर रखता है। तो वो जो ग्रीस होती है उसके साथ नॉन पोलर का इंटरेक्शन हो जाता है, तो ग्रीस को वो सोप के मॉलिक्यूल अपने अंदर हल कर लेते हैं। और हल करने का इस तरह होगा, अब जरा इमेजिन करें कि सेंटर में ग्रीस के मॉलिक्यूल है और उसके चारों तरफ सोप के नॉन पोलर हिस्से जुड़े पड़े हैं, और सोप के जो पोलर हिस्से हैं वो बाहर की तरफ हैं। एक गोल सी फुटबॉल की शक्ल बनी हुई है जिसमें सेंटर में ग्रीस है, उसके ऊपर नॉन पोलर पार्ट है चारों तरफ सोप के मॉलिक्यूल्स का, और उसके बाहर वाली साइड जो है उस चारों तरफ जो है वो सोप के मॉलिक्यूल्स की पोलर साइड है, जिसको पानी के साथ इंटरेक्शन वो कर रहा है और पानी के अंदर हल हुआ हुआ। तो यानी ग्रीस जो पहले पानी में हल नहीं हो रही थी, अब सोप ने उसको उसके अंदर हल कर लिया है, इसलिए इसको नाम दिया सरफेस एक्टिव एजेंट का। कि वो पानी की सरफेस जो पहले इतनी एक्टिव नहीं थी कि ग्रीस को हल कर सके, सोप ने आके उसको एक्टिव बना दिया है। अब वो ग्रीस के मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ हल कर लेती है, डिसॉल्व कर लेती है, और अपने अंदर उसको ले जाते हैं और वो हम साफ वॉश आउट कर लेते हैं।